हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इसके आधुनिक काल पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इसके आधुनिक काल की ओर जानने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरीश कुमार सेठी। डॉक्टर हरीश कुमार सेठी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग, इग्नू में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और आधुनिक काल के बारे में चर्चा करते हैं इन्हीं से। तो डॉक्टर सेठी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद कृतिका जी। अपने पिछले व्याख्यानों में हमने जो हिंदी भाषा के उद्भव को लेकर और उसमें जो विकास हुआ है उसको कालक्रम के अनुसार जो है चर्चा का विषय बनाया हुआ है। उसी क्रम में ही आज हम आधुनिक काल के संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी संक्षेप में ये चर्चा जरूरी है कि हिंदी भाषा का उद्भव जो है ये संस्कृत भाषा से हुआ है और संस्कृत जो है हिंदी की जननी भाषा है। कालांतर में जो है संस्कृत में जिस तरह से परिवर्तन हुए तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं जो है अस्तित्व में आई थी। हिंदी और अन्य भारतीय भाषा आर्य भाषाओं का विकास जो है विभिन्न अपभ्रंशों से ही हुआ माना जाता है। बिल्कुल डॉक्टर सेठी, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, थोड़ा सा यही बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि मित्रों, अगर आप डॉक्टर हरीश कुमार सेठी के अन्य लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं आपके लिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ऐसा आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आपके लिए इस लेक्चर को जानना और समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी में वो लेक्चर्स चल रहे हैं। तो मैं डॉक्टर सेठी उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा आसान होगा। जी हमें बताएं। हाँ, तो जैसे कि अभी चर्चा की है कि हिंदी भाषा का विकास जो है पाली, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होता हुआ रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि आज तक जो है हिंदी भाषा का एक विकास यात्रा की बहुत लंबी जो है प्रक्रिया रही है। और आगे चलकर हम ये भी देखते हैं कि हिंदी की अनेक बोलियां और शैलियां भी विकसित हुई थी। ऐतिहासिक दृष्टि से हम विकास को अगर देखें तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल जो है 1000 ईस्वी के आसपास शुरू हो जाता है और इसको हमने विभिन्न कालखंडों में विभाजित करके देखा है, जिसमें से आदिकाल को हम 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के बीच में विभाजित करते हैं। वहीं मध्यकाल को 1500 से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल को 1800 से अब तक की कालावधि के बीच में शामिल करते हैं। हम ये भी संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं कि अनेक विद्वानों ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है और उस वर्गीकरण के आधार पर हिंदी भाषा को जो है हम 3 अर्थ संदर्भों में लेते हैं, जिसमें से व्यापक अर्थ संदर्भ में देखें तो हिंदी 18 बोलियों का समूह है। ये हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। इन 18 बोलियों में से हम ये भी देखते हैं कि नेपाली और मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया हुआ है। इसलिए कुछ विद्वान अब हिंदी की 18 बोलियां के स्थान पर 16 बोलियां स्वीकार करते हैं। और एक उल्लेखनीय ये भी है कि नेपाली हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजभाषा भी है। दूसरे अर्थ संदर्भ में हम ये देखते हैं कि हिंदी भाषा को केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी नामक 2 उपभाषाएं जो हैं उनकी बोलियों की भाषा स्वीकार किया जाता है। इस आधार पर हम देखें तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जो खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी, तथा पूर्वी हिंदी की जो 3 भाषाएं हैं वे हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस तरह से 8 बोलियों के समूह को हिंदी भाषा माना जाता है। जबकि तीसरा जो है अर्थ संदर्भ देखें तो वो जो है उसमें हम ये देखते हैं कि सिर्फ खड़ी बोली हिंदी को ही हिंदी शब्द के संदर्भ में इस्तेमाल में लाया जाता है। अपने पिछले व्याख्यानों में हमने 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक की अवधि का जो आदिकाल है और उसके पश्चात मध्यकाल की अवधि जो है 1500 से 1800 ईस्वी तक की है, उस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और आज हम आधुनिक काल के संदर्भ में बात करेंगे। ये आधुनिक काल जो है 19वीं सदी से आज तक के समय का है और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा के विकास का भी स्वयं में आधुनिक काल है।
इस आधुनिक काल को लाने का श्रेय जो है अंग्रेजी उपनिवेशवाद को देते हैं। इसके बाद हम एक ये भी देखते हैं कि औपनिवेशिक विरासत जो है 1947 तक चली। उसके बाद जो है देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जो है हिंदी भाषा के संदर्भ में जो स्थिति और जो दृष्टिकोण रहा उस पर भी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। और एक हम ये भी विकास मुख्य रूप से देखते हैं वैश्विक पटल पर कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर जो है बहुत अधिक गति से, तीव्र गति से हम कहें, विकास हुआ। और ये विकास जो है भाषा के संदर्भ में देखें तो उसने भाषा में एक मोड़ ला दिया, उसके विकास को एक नई दिशा दी थी। तो इस तरह हम देखें तो आधुनिक काल को भी हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक औपनिवेशिक शासनकाल की अवधि जो हमारी जो है 1947 तक की अवधि हम कह सकते हैं, आज़ादी से पहले की, और उसके पश्चात आज़ादी के बाद से लेकर 1990 तक का जो दशक जो है, 1980 तक का दशक और 1990 से भूमंडलीकरण का जो दौर शुरू हुआ उसके बाद जो विकास हुआ है, हम इन तीनों उपवर्गों के आधार पर हिंदी भाषा के आधुनिक कालीन विकास को देख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत की शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई थी। वहीं 1857 की क्रांति, जो प्रथम क्रांति जानी जाती है स्वतंत्रता की, भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया था और उसका राज्य हमारा जो है स्थापित हो गया था। हम ये भी देखते हैं कि उस दौरान जो है भाषा व्यवहार के स्तर पर फारसी का जो राज्याश्रय था वो समाप्त हो गया था और साथ ही ब्रिज भाषा और अवधी का भी। तो इसी अवधि में खड़ी बोली हिंदी का विकास शुरू हुआ। हालांकि खड़ी बोली में जो है साहित्य सृजन का सूत्रपात हो चुका था मध्यकाल के दौरान ही, और उसमें परिणामी साहित्य ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन आधुनिक काल और ख़ास तौर पे हम देखें तो 1920-25 के आसपास पहुंचकर काव्य रचना भी खड़ी बोली में होनी शुरू हो गई थी। भारत को उपनिवेश बनाने के बाद राजकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंग्रेज़ों ने भाषा सीखने की आवश्यकता को अनुभव किया था। भाषा प्रयोग के स्तर पर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने दैनिक कार्यों के लिए बोलचाल की भाषा को आधार बनाया था और साथ ही उन्होंने जन सामान्य में व्यवहार में लाई जाने वाली खड़ी बोली को सामान्य प्रशासन के लिए अपनाया था। इस तरह खड़ी बोली हिंदी को स्वीकृति मिली और उसका धीरे धीरे विकास शुरू हो गया था। इस विकास क्रम में हम देखते हैं कि प्रेस की भी एक विशेष भूमिका रही और खड़ी बोली हिंदी और प्रेस में एक विशेष प्रकार का संबंध जो है स्थापित हो गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने अपने शासनकाल में उपनिवेश देश भारत में मुद्रण यंत्रों की स्थापना शुरू कर दी थी और प्रेस की स्थापना के कारण खड़ी बोली और प्रेस में आप परस्पर संबंध बनता चला गया। भारत में प्रेस खोलने और समाचार पत्र निकालने का श्रेय ईसाई धर्म प्रचारक विलियम कैरी को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी के शुरू होते होते खड़ी बोली में सामग्री प्रकाशन में आनी शुरू हो गई थी। विशेष बात यह थी कि यह सामग्री अंग्रेजी से अनुदित रूप में हमारे सामने आ रही थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के शुरू में खड़ी बोली हिंदी गद्य की आधारभूत भाषा बन गई थी। इस विकास में हमें कई स्तरों पर जो है योगदान नज़र आता है। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो कई ऐसे महानुभावों ने व्यक्तिगत स्तर पर भी काफ़ी योगदान दिया था। इसके अलावा हिंदी भाषा के विकास में तत्कालीन ईसाई मिशनरियों का भी भूमिका रही है और हम ये भी देखते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलनों ने भी कि जो उनकी प्रचार सामग्री थी और इसके अलावा जो उद्बोधन साहित्य था उसकी भी खड़ी बोली हिंदी के विकास में विशेष भूमिका रही है। जब हम व्यक्तिगत स्तर पर योगदान को देखते हैं तो ये आता है कि हिंदी का जो विकास शुरू हुआ था, हालांकि 19वीं शताब्दी से पहले थोड़ा बहुत हो गया, पर व्यवस्थित ढंग से जो विकास शुरू हुआ था उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की भूमिका विशेष रही थी।
खड़ी बोली शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग इसी कॉलेज की स्थापना के साथ हुआ था और इसका श्रेय गिलक्राइस्ट को दिया जाता है। इस कॉलेज की स्थापना का मूल उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसरों को भाषा की शिक्षा देना। भाषा की शिक्षा देने के लिए उन्होंने ओरिएंटल सेमिनरी नामक एक संस्था की स्थापना की थी और जॉन गिलक्राइस्ट को इस संस्था की अध्यक्षता का दायित्व सौंपा था। यही ओरिएंटल सेमिनरी संस्था ही आगे चलकर फोर्ट विलियम कॉलेज कहलाई थी। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करके अंग्रेज़ों ने हिंदी के विकास को शुरू किया था और खड़ी बोली को मान्यता दी थी। कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने 1802 ईस्वी में लल्लूजी लाल और सदल मिश्र को अपने यहाँ भाखा मुंशी नियुक्त किया था। गिलक्राइस्ट ने लल्लूजी लाल को खड़ी बोली में लिखने का 1803 में आदेश दिया था। लल्लूजी लाल ने प्रेम सागर की रचना की और उसमें गिलक्राइस्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए भूमिका में इस तथ्य को स्वीकार किया था कि यह कार्य उन्होंने गिलक्राइस्ट के आदेश पर किया है। उनके अलावा सदल मिश्र ने भी खड़ी बोली के विकास में अपना योगदान दिया और साहित्य रचना की। उन्होंने खड़ी बोली में नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी और उसमें भी उन्होंने ये उल्लेख किया था कि गिलक्राइस्ट के आदेश पर इस कार्य को उन्होंने किया है। वैसे सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान के अलावा 1805 में रामचरित्र भी लिखा था और इसकी भाषा भी खड़ी बोली ही थी। इस तरह हम देखते हैं कि इन दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये दोनों विद्वान जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज से ही जुड़े हुए थे और वहाँ के भाखा मुंशी थे। उनके अलावा उसी काल के दौरान जो है इंशाअल्लाह खान और सदासुख लाल, इन्होंने भी हिंदी भाषा के विकास में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई और गद्य साहित्य की रचना की थी। इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की ऐसी ठेठ भाषा में रचना की जिसमें हिंदी छूट किसी बाहर की बोली का पुट शामिल नहीं होने का पूरा ध्यान रखा गया था। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्यकाल के दौरान तक शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह आदि ने भी खड़ी बोली गद्य रचना के द्वारा हिंदी को प्रतिष्ठित किया था। और वहीं हम ये भी देखते हैं कि 19वीं सदी के 8वें दशक के आरंभ में हिंदी आंदोलन को भारतेंदु हरीशचंद्र जैसे व्यक्तित्व ने नेतृत्व प्रदान किया था। भारतेंदु के समय खड़ी बोली हिंदी नई चाल में ढली थी। आगे चलकर इसी खड़ी बोली हिंदी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय परिष्कृत और परिनिष्ठित रूप धारण कर लिया। द्विवेदी जी ने इस कार्य को संपन्न करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि द्विवेदी जी के दौरान के अन्य साहित्यकार जैसे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जैसे हैं, उन्होंने भी इसके विकास में विशेष भूमिका निभाई थी। ये तो व्यक्तिगत प्रयास रहे हैं। व्यक्तिगत प्रयासों के अलावा हम ये भी देखते हैं कि खड़ी बोली के विकास में ईसाई पादरियों का भी योगदान रहा है। हालांकि 1793 के चार्टर में इंग्लैंड से भारत आने वाले ईसाई मिशनरियों पर प्रतिबंध था, लेकिन 1814 में चार्टर से प्रतिबंध हट गया था। धर्म का प्रचार प्रसार करना इन ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य था। इस कार्य के अलावा उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित कराए थे। फलस्वरूप भारत की 36 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद उस दौरान हुआ था। इस अनुवाद में साधारण बोलचाल की और ग्रामीण भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता था। 1801 में विलियम कैरी ने न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद प्रकाशित कराया और 1854 में हिस्ट्री ऑफ बाइबल का अनुवाद। हालांकि ये भी देखते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से इनमें भाषा की परिपक्वता का अभाव था, यानी इन अनुवादों में हम व्याकरणिक स्तर पर जो है परिपक्व रूप हिंदी का नहीं देखते हैं, लेकिन हिंदी के विकास की दृष्टि से हम देखें तो इस समय के प्रयास भी सराहनीय थे। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास से हिंदी के विकास को दुगनी शक्ति और गति प्राप्त हुई थी।
जहां व्यक्तिगत स्तर पर योगदान रहा और ईसाई मिशनरियों की भी विशेष भूमिका रही, वहीं हम ये भी देखते हैं कि उस कालखंड में सामाजिक, सांस्कृतिक और जो धार्मिक आंदोलन चले, इसके अलावा इसी तरह की संस्थाएं थीं, उनका प्रचार और उद्बोधन साहित्य भी हिंदी में लिखा गया था या अनुदित रूप में हमारे सामने आया था। इस साहित्य ने भी खड़ी बोली हिंदी के विकास में, या हम कह सकते हैं हिंदी भाषा के विकास में, अपने विशेष भूमिका निभाई थी। इस दौरान विशेष तौर पर हम ये देखते हैं कि आर्य समाज आंदोलन हुआ, ब्रह्म समाज आंदोलन हुआ, प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे संस्थाओं या धार्मिक आंदोलनों के जरिए हिंदी गद्य का खास तौर पर विकास हुआ था। जहां हम बात करते हैं आर्य समाज आंदोलन की, वहां 19वीं सदी में इस आंदोलन ने खड़ी बोली को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में हमारी काफ़ी सहायता की। गुजरात के स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म आंदोलन के जरिए धार्मिक और सामाजिक सुधार का बीड़ा उठाया था। उन्होंने अपने प्रभावों से, अपने हम ये भी कह सकते हैं कि भाषणों से, उनके ग्रंथों से और महत्वपूर्ण प्रकाशनों और प्रचार सामग्री के जरिए खड़ी बोली का प्रयोग करके हिंदी को विकसित करने में, प्रचारित और प्रसारित करने में अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। दयानंद सरस्वती का 1875 में प्रकाशित सत्यार्थ प्रकाश उस दौरान अत्यंत लोकप्रिय रहा था। आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार तेजी से हुआ था। वहीं दूसरी ओर ये भी रहा कि बंगाल के राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के विचारों के प्रचार के लिए प्रकाशित ज्ञान प्रदायिनी ने भी हिंदी के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था। ज्ञान प्रदायिनी का प्रकाशन 1867 से शुरू हुआ था। आर्य समाज आंदोलन और ब्रह्म समाज के अलावा हम ये भी देखते हैं कि प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी विशिष्ट भूमिका रही है। महादेव रानाडे ने 1867 में प्रार्थना समाज और जो है इसका उल्लेख हम कर सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का। इन दोनों ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं ने आधुनिक साहित्य के साथ साथ हिंदी भाषा को भी प्रभावित किया और उसके विकास में योगदान दिया। इन चारों प्रकार के संस्थाओं या आंदोलनों का जो साहित्य था, उद्बोधन साहित्य जो था, और इसके अलावा प्रचार सामग्री, उद्बोधन साहित्य का मतलब ये है कि प्रोपोगेशनल लिटरेचर उनका जो था, उससे खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ था। जहाँ हम इस प्रकार के प्रयास देखते हैं, वहीं हमें हिंदी भाषा के विकास में ये भी देखकर चलना होगा कि अंग्रेज़ों की भाषा नीति क्या रही थी। असल में 1857 की जो प्रथम क्रांति हुई थी, उसके बाद अंग्रेज़ों की भाषा नीति में भी कुछ बदलाव आया और उन्होंने इस पे भाषा को भी अपने विचार क्षेत्र में ले लिया था। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदी भाषा के संदर्भ में अपनी विचार नीति जो थी उसको एक तरह से जो नया रूप देने की कोशिश की ताकि उनकी सत्ता की स्थापना जो है बनी रहे। इस बारे में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल के विचारों को उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा अतीत से आज तक में लिखा है कि इस आंदोलन से वे एक तरह से मुस्लिम विरोधी हो गए थे, क्योंकि वे मुस्लिमों को ही विद्रोह का कारण समझते थे। इसके बाद से उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन करने की नीति अपनाई। इसके लिए उन्होंने भाषा का भी सहारा लिया। नतीजा यह हुआ कि हिंदू और मुसलमानों का प्रश्न हिंदी और उर्दू का प्रश्न बना दिया गया, जबकि वास्तव में देखा जाए तो भाषिक दृष्टि से हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं ना होकर एक ही भाषा है। ये अंग्रेज़ों की नीति इस तरह की थी जिन्होंने भाषा के स्तर पर भी फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। वहीं हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है हिंदी भाषा की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन भी आया था।
हम ये देखते हैं कि राजनीतिक धरातल पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना से स्वतंत्रता आंदोलन का औपचारिक रूप से शंखनाद हो गया था और 20वीं शताब्दी तक आते आते इसमें तेज़ी आ गई। इसी तेज़ी ने आज़ादी के आंदोलन में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया। परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। यह आंदोलन स्वयं में इतनी बड़ी क्रांति थी कि इसने युगीन सामाजिक जीवन के हर पक्ष को गहराई से प्रभावित किया था। यह प्रभाव हम भाषा के स्तर पर भी देखते हैं। उस समय हिंदी भाषा जो थी राष्ट्रीय चेतना और आंदोलन की भाषा बनकर उभर गई थी। उस समय के युग की यह मांग थी कि आज़ादी की चेतना जन जन में फैलाई जाए, उनमें देश प्रेम की भावना जागृत की जाए। इसके लिए भाषा को साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। अंग्रेजी में तो देश प्रेम की भावना को जागृत करना कतई संभव नहीं था, क्योंकि यह तो उस समय के शासक या हम कह सकते हैं कि शोषक वर्ग की भाषा थी। इसके अलावा देश में यह भी स्थिति थी कि केवल 3% लोग ही अंग्रेजी को जानते थे। ऐसे में खड़ी बोली हिंदी ने आज़ादी के मतवालों को भाषा के स्तर पर एक मंच पर ला दिया और इस तरह खड़ी बोली हिंदी ने अखिल भारत को एक सूत्र में बांधने का काम भी किया। जहाँ तक उससे पहले की जो स्थिति है, यानी कि खड़ी बोली के अलावा ब्रिज भाषा की जो स्थिति है, हम ये देखते हैं कि ब्रिज भाषा का काव्य की दृष्टि से तो बहुत श्रेष्ठ भाषा थी, लेकिन बोलचाल की भाषा के रूप में इसका अपने क्षेत्र से बाहर जो है प्रयोग काफ़ी सीमित था। ऐसे में खड़ी बोली हिंदी या हिंदुस्तानी ही सामान्य बोलचाल की वह एकमात्र भाषा थी जो किसी न किसी रूप में देश के ज़्यादातर भागों में समझी और बोली जा रही थी। इस तरह नए युग में इस नई मांग के ने ब्रिज भाषा को हम कह सकते हैं कि व्यवहार की दौड़ से पीछे कर दिया। बोलचाल की भाषा के रूप में उभरी खड़ी बोली ने इस दौड़ में आगे बढ़ते हुए भाषा का रूप, संपर्क भाषा का रूप और मानक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया। इस तरह संतों द्वारा प्रयुक्त मिश्रित भाषा के स्थान पर सारे मध्य देश की साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लग गई थी और धीरे धीरे उसका परिनिष्ठित रूप भी विकसित होने लगा था। हिंदी के इस विकास में हम ये भी देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका भी विशेष रही है। जब हम इस भूमिका पर चिंतन करते हैं तो ये पाते हैं कि हिंदी भाषा के विकास के इस अभियान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका सबसे अहम थी। गांधी जी ने भारतीय जनमानस की चेतना को पहचाना। उन्होंने दूरगामी दृष्टि रखते हुए देश प्रेम और देशभक्ति के विकास के साधन के रूप में राष्ट्रभाषा के महत्व को समझा। उन्होंने हिंदी और हिंदुस्तानी का प्रचार करते हुए इसे एक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन प्रदान किया। 1917 में हिंदी के बारे में उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया कि इतने बड़े देश में संपर्क की भाषा हिंदी ही हो सकती है। इस विचार के संदर्भ में उन्होंने यह भी अनुभव किया कि देश को जोड़ने के लिए सभी लोगों को हिंदी से परिचित कराना आवश्यक है। इसके लिए गांधी जी ने 1917 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा को स्थापित किया था और इस सभा में प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने बेटे देवदास गांधी को भेजा था। 1918 में गांधी जी हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के अध्यक्ष बने और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक सदस्य भी अध्यक्ष भी रहे। इस तरह देखा जाए तो गांधी जी ने राष्ट्रभाषा की संकल्पना की थी, लेकिन विशेष ये भी है कि यह राष्ट्रभाषा की संकल्पना केवल मात्र राष्ट्रभाषा के रूप में न होकर राजभाषा के रूप में भी थी। 1917 के बाद कई मंचों पर और प्रमुख रूप से कांग्रेस के अधिवेशनों में बराबर इस बात पर बल दिया गया कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और देश के कोने कोने में हिंदी के शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की
हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के विकास के अभियान में विशेष भूमिका रही, वहाँ अन्य नेताओं की भी भूमिका का संकेत करना उचित रहेगा। गांधी जी के अलावा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, काका साहब कालेलकर, सेठ गोविंद दास, विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि अनेक राष्ट्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी और इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न किए थे। हिंदी के विकास में इन लोगों के प्रयासों में हिंदी इतर भाषियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन नेताओं और साहित्यकारों आदि के सद प्रयासों का ही ये परिणाम रहा कि आज़ादी के बाद हिंदी को राजभाषा बनाने की बात पर विचार किया गया था। जहां हम ये देखते हैं कि प्रमुख नेताओं आदि की भी भूमिका रही है, वहीं हम ये भी देखेंगे कि हिंदी भाषा के विकास में स्वैच्छिक संस्थाओं का भी विशेष योगदान रहा है। इस योगदान को हम देखें तो देश के कोने कोने में हिंदी के प्रचार के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं ने अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। इस विकास में हम विशेष तौर पर हिंदीतर भाषी क्षेत्रों की स्वैच्छिक संस्थाओं के योगदान का उल्लेख कर सकते हैं, जो स्वयं में अत्यंत मूल्यवान था। इस संदर्भ में काशी नागरी प्रचारणी सभा प्रयाग में स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन, वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ, बम्बई विद्यापीठ, पुणे में स्थित महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, देवघर में स्थित हिंदी विद्यापीठ, गुवाहाटी में स्थित असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हैदराबाद की हिंदी प्रचार समिति, बेंगलोर में स्थित मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति, तिरुवनंतपुरम में केरल हिंदी प्रचार सभा और पुरी में उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद, ये कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं हैं। इनके योगदान को भी हम भुला नहीं सकते। इनके योगदान से भी हिंदी भाषा के विकास को एक विशेष गति प्राप्त हुई थी। आधुनिक काल में हम ये भी देखते हैं कि जहां इन संस्थाओं की भूमिका रही है, इसके अलावा सिनेमा जगत की भूमिका भी एक विशेष स्थान की अधिकारी है। मनोरंजन के साधन के रूप में देश के कोने कोने में हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन से हिंदी भाषा के प्रति लोगों में अनुराग की भावना पनपी थी। वहीं हम ये भी देखते हैं कि हिंदी गानों को पसंद किया जाने लगा था और गानों में लोगों की रुचि के चलते भाषा के प्रसार को बल मिला था। सिनेमा जगत की इस भूमिका की संक्षेप में चर्चा करने के बाद अब हम ये भी चर्चा करने चाहेंगे कि अन्य किन क्षेत्रों ने इस विकास में विशेष भूमिका निभाई। जब हम देखें कि अन्य क्षेत्र कौन से हैं, तो वहाँ हमें सबसे पहले रेलवे, डाक व्यवस्था और सेना की भूमिका को रेखांकित करना विशेष तौर पर उल्लेखनीय, क्योंकि इन तीनों तरह की संस्थाओं ने, जिसे हम ये कह सकते हैं ये सरकारी संस्थाएं हैं आज के संदर्भ में, तो इन संस्थाओं की अखिल भारतीय पहुंच बनी हुई थी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी भाषा को जोड़ने का, हिंदी भाषा के जरिए देश को जोड़ा, वहीं हिंदी भाषा को भी प्रचारित प्रसारित करने में भी अपनी विशेष भूमिका निभाई। क्योंकि रेल के संदर्भ में देखें तो रेल देश के विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है। स्टेशनों पर सार्वजनिक सूचना की घोषणा, स्टेशनों के नाम आदि अन्य जानकारियों में भाषा का व्यवहार उसके प्रयोग क्षेत्र की को हम ये कह सकते हैं कि व्यापकता प्रदान कर देता है। और यही स्थिति डाक व्यवस्था की भी रही थी। इसके अलावा सेना का देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ना और भाषाई स्तर पर हिंदी का व्यवहार करना, इससे भी हिंदी भाषा के विकास में विशेष भूमिका या विशेष हम कहें कि योगदान रहा है। इन सभी की भूमिका और उल्लेखनीय योगदान से हिंदी भाषा का उल्लेखनीय जो है विकास होता रहा है। विशेष बात ये रही कि उस दौरान जो हिंदी का विकास हुआ वो
हिंदी को हम राष्ट्रभाषा एक तरह से कहें उसके विशेषण के साथ जोड़कर देखते रहे हैं, और ये विशेषण राष्ट्रभाषा भले ही रहा हो पर राजभाषा के संदर्भ को ही लिए हुए था। इसलिए हम यहाँ संकेत करना चाहेंगे कि आज़ादी से पहले शायद किसी भी विद्वान या नेता ने हिंदी के संदर्भ में राजभाषा विशेषण का प्रयोग किया हो। इस दौरान वास्तविकता यह रही कि राष्ट्रभाषा शब्द को ही राजभाषा के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता रहा था। लेकिन यहाँ यह बताना भी उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान में हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा का शब्द प्रयोग नहीं किया गया। उसके स्थान पर संघ भाषा, जिसे हम कहें लैंग्वेज ऑफ द यूनियन अथवा संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कहा गया है। खड़ी बोली के अब तक का जो विकास हुआ उसके संदर्भ में हम ये देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद इस विकास को, या हम ये भी कहें खासतौर पे गद्य के संदर्भ में इसको विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। कॉलेज के भाखा मुंशी लल्लूलाल और मुंशी सदासुख लाल तथा कॉलेज के बाहर इंशाअल्लाह खान, और हम ये भी देखें कि कालांतर में शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह आदि ने खड़ी बोली गद्य रचना के द्वारा हिंदी को प्रतिष्ठित किया था। यही खड़ी बोली हिंदी आगे चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में नई चाल में ढली और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय ये परिष्कृत परिनिष्ठित रूप को प्राप्त कर चुकी थी। अब तक जो हमने चर्चा की है वो हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले की स्थिति थी, और ये अंग्रेजी औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान की स्थिति बनी हुई थी। अब हम स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1990 तक के अवधि के दौरान हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। इसमें जब हम चर्चा के लिए देखें तो कुछ हमें उन बिंदुओं को पर भी ध्यान देना होगा कि तब की स्थितियां क्या बनी हुई थी। जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की अवधि पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ये स्पष्ट रूप से पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का जो है अंत हो गया था। लेकिन ये भी बात ठीक है कि यह आज़ादी हमें सहजता से नहीं मिली थी। दो राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। आज़ाद भारत में तत्कालीन राजनेताओं की दूरदर्शिता से रियासतों और जमींदारी प्रथा को भी उखाड़ फेंका गया था। शोषण और दमन के चक्र की समाप्ति के निमित्त सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उस दौरान उठाए थे, और हम ये भी देखते हैं कि आज़ादी के बाद लोगों की आर्थिक दशा को सुधारना और देश को नियोजित विकास की ओर उन्मुख करना उस समय जो है प्राथमिक या मूलभूत कार्य रहा था। इस उद्देश्य के लिए को पूरा करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई ताकि देश का योजनाबद्ध विकास हो और इसमें समुचित तरीके से जो है प्रयास किए जाएं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि वर्तमान युग जो है वो ज्ञान, शिक्षा और विज्ञान के प्रचार का युग था। इसलिए देश को शिक्षा और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से समृद्ध बनाने के प्रयास भी उस दौरान शुरू हुए। वहीं ये भी प्रयास रहे कि देश को औद्योगिक दृष्टि से भी संपन्न बनाया जाए, और इसके लिए औद्योगिकरण की या इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया गया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नए नए उद्योग धंधे खुलने शुरू हुए, और विशेष बात यह भी रही उस समय की कि भारत के संविधान का निर्माण भी किया गया था। 1949 में भारत का संविधान बनाया गया और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया था। संविधान को लागू करने के बाद हम ये देखते हैं भाषा के विकास के संदर्भ में तो हिंदी भाषा को एक तरह से नया दायित्व सौंप दिया गया था, और ये दायित्व था राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास करना। भारत के संविधान में हिंदी के लिए जैसे कि बात हम कर चुके हैं, राष्ट्रभाषा शब्द के स्थान पर संघ की राजभाषा शब्द का ही प्रयोग किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। इसके
पहले उसमें लिखा है भाग में कि राज्य के तीनों प्रमुख अंगों की एक तरह से भाषा जो है ये राजभाषा हिंदी ही होगी। और ये हम जानते हैं तीन प्रमुख अंग जो है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है। राजभाषा इन तीनों क्षेत्रों में के रूप में काम करती है। संविधान के लागू होने के साथ साथ हिंदी को देश में सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया। लेकिन राजभाषा हिंदी का प्रयोग जो था एकदम करना शुरू संभव नहीं था। आज़ादी के मिलने के बाद जो संविधान लागू हुआ, संविधान के लागू होते ही वैसे भी स्थिति ये थी कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद के दौर में जो समस्त प्रशासनिक कार्यविधि साहित्य था वो अंग्रेजी में था और देश के जो कानून थे वो भी अंग्रेजी में थे। इसलिए शासन के स्तर पर एकदम भाषा परिवर्तित करने पर होने वाली असुविधा को महसूस करते हुए यह विचार किया गया कि गणतंत्र बनने के 15 वर्षों के भीतर हिंदी भाषा देश के शासन तंत्र के समस्त कार्यों की भाषा जो है बनेगी। इसलिए इस व्यवस्था के अनुसार संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का अगले 15 वर्षों तक प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई, जिनके लिए उनका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता था। यह व्यवस्था भी संविधान के अनुच्छेद 343 के दूसरे भाग में की गई। वहीं यह भी व्यवस्था की गई इससे अगले भाग में कि संविधान द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 15 वर्ष की अवधि के बाद भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कर सकती है। ऐसी व्यवस्था कानून के माध्यम से की जानी थी। वैसे इस व्यवस्था का अर्थ यह था कि राजभाषा के रूप में हिंदी क्रमिक दायित्व ग्रहण करे और इसके साथ साथ अंग्रेजी के यथावश्यक बने रहने का भी प्रावधान रहे। वहीं हम ये भी देखते हैं कि संविधान के अगले अनुच्छेद अर्थात 344 में संविधान लागू होने के 5 वर्षों के बाद राष्ट्रपति को एक राजभाषा आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया था। इस व्यवस्था के अनुसार 7 जून 1955 को श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने जुलाई 1956 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 1957 में उस समय के गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पंत ने की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति गठित की गई थी। इस संसदीय समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में विचार विमर्श के बाद स्वीकार किया गया। हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा है। वहीं 27 अप्रैल 1960 को राष्ट्रपति ने आगामी कार्यक्रमों का संकेत करते हुए एक आदेश निकाला था। लेकिन इस प्रतिवेदन के प्रकाशित होते ही हिंदी के राजभाषा बनाए जाने का देश के कुछ भागों में और विशेष तौर पर मतलब हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो है इसका विरोध शुरू हो गया था। इस विरोध के समक्ष भारत सरकार ने राजभाषा के बारे में तुष्टीकरण की नीति को अपनाया और वह नीति हमें राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत जो है हम देख सकते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने की व्यवस्था के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार यह स्पष्ट था कि 26 जनवरी 1965 के बाद उन सभी कार्यों के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी को प्रयोग किया जा सकता है जिनमें इस तारीख से पहले अंग्रेजी को प्रयुक्त किया जाता था। 1963 के राजभाषा अधिनियम को 1967 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में आगे बनाए रखने की नीति को अपनाया गया। इस तरह अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि हिंदी ही संघ की राजभाषा होगी, किंतु अंग्रेजी के प्रयोग की छूट भी बनी रहेगी। यह छूट तब तक बनी रहेगी जब तक कि हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्य अपने अपने विधान मंडलों में
अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए संकल्प पारित ना कर लें और फिर उन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद में दोनों सदन भी ऐसा ही ना करें। इस संशोधित अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदाएं, करार, परमिट, टेंडर फॉर्म आदि में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग जरूरी है। हम ये भी देखते हैं कि राजभाषा अधिनियम जहां 1963 में बना था, वहीं 1967 में इसे संशोधित किया गया था और इसी संशोधित अधिनियम की धारा 3(3) में द्विभाषिकता की स्थिति को एक तरह से अपना लिया गया था और ये द्विभाषिकता की स्थिति अब तक जो है बनी हुई है और अब तो स्थिति ये है कि अनिश्चित काल तक ही बने रहने की संभावना रहेगी। राजभाषा अधिनियम के पश्चात राजभाषा नियम बनाए गए। राजभाषा नियम 1976 में बनाए गए थे और इन्हें 1987 में संशोधित किया गया। राजभाषा नियम में राजभाषा की दृष्टि से देश को 3 भागों में बांटा गया है। ये भाग हैं क, ख और ग। क क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है। ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। शेष सभी हिंदीतर भाषी संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्य ग श्रेणी में शामिल किए गए हैं। ग श्रेणी के अंतर्गत इस तरह हम देखें तो मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों और पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है। हम ये देखते हैं कि राजभाषा नियम जैसी व्यवस्था के जरिए हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में देश में काम कर रही है। हालांकि अंग्रेजी भाषा का भी साथ में प्रयोग बना हुआ है, किंतु इससे हिंदी भाषा के विकास को एक अलग तरह की दिशा मिली है और हम ये भी कह सकते हैं कि शासन तंत्र में हिंदी समस्त कार्यों की भाषा है और सिर्फ शासन तंत्र ही नहीं, इसके सामने हम ये भी देखते हैं कि नए नए दायित्व भी उपस्थित हुए हैं और साथ ही नए नए कार्यक्षेत्र भी खुले हैं। राजभाषा की भूमिका के साथ साथ आधुनिक प्रयोजनों, शिक्षा, प्रशासन, बैंकिंग, वाणिज्य, व्यापार, विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जनसंचार आदि ऐसे अनेकानेक क्षेत्र उपक्षेत्र हैं जिनमें हिंदी के प्रयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जबकि इन क्षेत्रों में काम करने के लिए तकनीकी और प्रक्रियात्मक साहित्य की हमें कमी उस दौर में नज़र आती थी और वैसे भी उस समय अंग्रेजी ही इन भूमिकाओं का निर्वाह कर रही थी। ऐसे में एक आधुनिक युग की भाषा के रूप में हिंदी भाषा के विकास का जो सवाल उठा, उससे हम ये कहें कि आगे चलकर इस दिशा में सरकारी प्रयत्नों से हिंदी के चहुमुखी विकास को कार्यान्वित करने की योजनाएं बनी। हालांकि ये बात अलग है कि राजभाषा के प्रश्न को लेकर वाद विवाद भी हुए, पर समग्र रूप से देखा जाए तो तब से लेकर आज तक हिंदी भाषा में अभूतपूर्व विकास हुआ है और इस विकास को हम एक नए आयाम से भी देखते हैं और इसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। राजभाषा के साथ साथ शिक्षा, प्रशासन, बैंकिंग, वाणिज्य, व्यापार, विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में जो हिंदी के प्रयोग की संभावना का विस्तार हुआ था, वह वास्तव में हम ये कहेंगे कि हिंदी का संप्रेषण सापेक्ष क्षमता को दर्शाने का है। हिंदी की संप्रेषण सापेक्ष क्षमता ने 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में प्रयोजनमूलक हिंदी की अवधारणा को जन्म दिया। इसे सबसे पहले आगरा स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान के शासी केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष श्री मोटरी सत्यनारायण ने 1973 के आसपास प्रस्तुत किया था और ये
अवधारणा जो है प्रयोजन मूलक हिंदी के नाम से जानी गई। प्रयोजन मूलक हिंदी के अलावा इसे हम कामकाजी हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, आजीविका साधक हिंदी, फंक्शनल हिंदी और हिंदी कार्मिकी आदि नामों से भी जानते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी वास्तव में यूरोप के प्राग भाषा विज्ञान संप्रदाय की प्रयोजन मूलक भाषा की अवधारणा पर आधारित है। प्रयोजन मूलक भाषा की अवधारणा का अर्थ है लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। इस संप्रदाय में भाषा के संरचनात्मक पक्ष के स्थान पर उसके प्रयोग पक्ष पर अधिक बल दिया गया था। प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा ने हम ये कहें कि प्रशासनिक हिंदी, सामाजिक विज्ञान की हिंदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हिंदी, जनसंचार की हिंदी, विधि की हिंदी, बैंकिंग हिंदी, वाणिज्य व्यापार की हिंदी, विज्ञापन की हिंदी, साहित्यिक हिंदी आदि प्रयोग क्षेत्रों को विस्तार प्रदान कर दिया था। वहीं हम ये भी देखते हैं कि आधुनिक प्रयोजनों के लिए राजभाषा सरीखी भूमिका वहन करने की स्थिति में किसी भी भाषा के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसका तकनीकी विकास भी हो। राजभाषा की भूमिका के निर्वहन के लिए हिंदी में ज्ञान विज्ञान के साहित्य की जरूरत है, तो प्रशासनिक कार्यों को भी भली प्रकार से निपटाने के लिए प्रक्रिया साहित्य की। वहीं उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए ज्ञान विज्ञान संबंधी शोध ग्रंथों की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हिंदी में आवश्यक साहित्य तैयार किया जाना जरूरी रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इसी तरह संदर्भ ग्रंथों की भी आवश्यकता पड़ती है। संदर्भ ग्रंथों में हम कह सकते हैं कोश, विश्वकोश, ग्रंथ सूचियाँ, मानचित्र, वार्षिकी, व्यक्ति कोश, अनुक्रमणिकाएँ आदि। विभिन्न प्रकार के इन संदर्भ ग्रंथों को पूरा करना तभी संभव हो सकता है जब इन्हें भली प्रकार से तैयार किया जाए, और इसके लिए हमें विशेष प्रयास करने की भी आवश्यकता है। राजभाषा के रूप में प्रशासन की भाषा, शिक्षा की भाषा जैसी भूमिकाओं के साथ साथ हिंदी ने समय की आवश्यकता के अनुसार प्रौद्योगिकी का भी सहारा लिया है। पिछली शताब्दी में हम देखते हैं तो मुद्रण और टंकण आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी भाषा के लिए सुविधाएं प्राप्त हुई। उसी समय हिंदी में परंपरागत रूप से मुद्रण कला में भी अभूतपूर्व विकास हुआ। 1950 के बाद हिंदी में हर प्रकार के टंकण यंत्र बने। वहीं विकास की दिशा में अग्रसर होते हुए जब इलेक्ट्रॉनिक युग में पदार्पण हुआ तो हिंदी में द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक टंकण यंत्र भी निर्मित किए गए। उन्हीं दिनों दूरसंचार के क्षेत्र में टेलेक्स मशीन का भी आविष्कार हुआ। इसमें भी हिंदी ने शीघ्र ही पदार्पण किया और हिंदी में टेलेक्स द्वारा संदेश भेजना संभव हो पाया था। तो हम ये देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास जो है उत्तरोत्तर होता चला गया, और ये विकास जो है जहाँ नए रूप ग्रहण कर रहा था वहीं साथ ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विकसित हो रहा था। लेकिन इस विकास के साथ साथ भाषा का आधुनिकीकरण करना और उसका मानकीकरण करना भी आवश्यक हो गया था। आधुनिकीकरण करने के संदर्भ में हम देखें तो देश की राजभाषा नीति के परिप्रेक्ष्य में 20वीं सदी के दौरान भाषा नियोजन करने का कार्य भी किया गया। भाषा नियोजन के क्षेत्र के अंतर्गत नियोजित ढंग से सामग्री निर्माण, शिक्षण प्रशिक्षण, अनुवाद आदि नए क्षेत्र भी खोलने की दिशा में प्रयास किए गए। इसे हम भाषा का आधुनिकीकरण कह सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग हेतु हिंदी फॉन्ट तैयार करना भाषा के आधुनिकीकरण का ही उदाहरण है। हम ये देखते हैं कि इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में 1 मार्च 1960 को तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। वहीं 1 अक्टूबर 1961 को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अर्थात कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की स्थापना की गई, और 1 मार्च 1971 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अर्थात सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो की स्थापना की गई। और इसके अलावा गृह मंत्रालय में एक अलग से विभाग भी खोला गया जो राजभाषा विभाग के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अभी कुछ वर्ष पूर्व स्थापित किए गए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का भी उल्लेख कर सकते हैं।
यह मिशन ज्ञान आधारित विभिन्न मूल पाठों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने, शब्दकोशों, विश्वकोशों का निर्माण, अनुवाद कार्य में सहायक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार कराने जैसे कार्यों से जुड़ा हुआ है। ये सभी कार्य जो हैं तात्विक दृष्टि से आधुनिकीकरण से ही जुड़े हुए हैं। तो इस तरह भाषा के आधुनिकीकरण के भी सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि मानकीकरण के भी विशेष प्रयास किए गए हैं, क्योंकि मानकीकरण भी भाषा नियोजन का ही एक पक्ष है। भाषा का मानकीकरण करने का मूलभूत कारण यह होता है कि कोई भी भाषा औपचारिक संदर्भों में काफ़ी अधिक विविधता को लेकर ज़्यादा देर नहीं चल सकती। भाषा का प्रयोग क्षमताओं के विस्तार के साथ साथ उनके अवांछित विस्तार को मर्यादित करना और उसमें व्यवस्था सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है। भाषा में एकरूपता, अभिव्यक्ति के प्रयोग में सूक्ष्मता, उपयोग की सफलता आदि गुण लाने के लिए भाषा के शब्दों और रूपों के मानकीकरण की जरूरत पड़ती है, ताकि लोग भाषा विशेष में आसानी से काम कर सकने योग्य हो जाएं। भाषा में साधन की इस प्रक्रिया को ही मानकीकरण कहा जाता है। मानकीकरण का प्रश्न प्रत्येक आधुनिक भाषा के समक्ष कभी न कभी अवश्य उठता है। इस तरह मानकीकरण के द्वारा भाषा के प्रयोग के लिए उसमें व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इस दिशा में हम देखें मानकीकरण के संदर्भ में तो सरकारी प्रयासों के अंतर्गत जो है हिंदी की देवनागरी लिपि और वर्तनी का भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानकीकरण किया गया है। जहाँ तक पारिभाषिक शब्दों के मानकीकरण का संबंध है, इसका भी काफ़ी हद तक काम पूरा किया जा चुका है। यह कार्य भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया गया है। हम ये भी देखते हैं कि मानकीकरण कई क्षेत्रों में विकास से जुड़ी सहवर्ती प्रक्रिया भी है। मानकीकरण भाषा के विकास का सहायक तत्व तो है ही, कई क्षेत्रों में विकास से जुड़ी सहवर्ती प्रक्रिया भी है। मानकीकरण के अभाव में टंकण, मुद्रण, कंप्यूटर आदि टेक्नोलॉजिकल साधनों में अराजकता की स्थिति बन जाती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो वर्णाकृति और वर्तनी के मानकीकरण के अभाव में कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला OCR कार्य यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कार्य जो है सफल नहीं हो पाता। इसी तरह कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला सॉर्टिंग, वर्तनी और व्याकरण जांच और ऑटो करेक्शन का कार्य भी मानकीकृत वर्तनी के नियमों के अभाव में प्रभावी ढंग से संपन्न नहीं हो सकता। और यह भी सही है कि हिंदी के वर्णों, शब्द लेखन की प्रक्रिया और मानकीकृत वर्तनी के नियमों के अभाव में प्रभावी ढंग से संपन्न कर पाने की आशा भी हम नहीं कर सकते। वैसे हिंदी भाषा के विविध अंगों और कंप्यूटर प्रणाली भाषा का मानकीकरण करने से कंप्यूटर में प्रविष्ट सामग्री को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना सहज हो जाता है। इसी प्रकार यदि वेबसाइट पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध है जो अपने काम के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है तो उसे भी प्राप्त करना आसान होता है। इसलिए कंप्यूटर प्रणाली का भी मानकीकरण जरूरी है। इस दिशा से हिंदी भाषा के संदर्भ में कंप्यूटर प्रणाली और कंप्यूटर के संदर्भ में हिंदी भाषा का मानकीकरण अपेक्षित है। अब हम संक्षेप में ये कह सकते हैं, अब तक जितनी भी चर्चा की गई है कि 19वीं सदी से वर्तमान समय तक की जो अवधि है वो आधुनिक काल है। इस विकास अवधि में मुख्य रूप से 3 मोड़ हमें नजर आते हैं। औपनिवेशिक शासनकाल, उसके पश्चात भूमंडलीकरण पूर्व का विकास काल और भूमंडलीकरण के दौर में हुआ हिंदी का विकास। इनमें से हमने आज विशेष तौर पर औपनिवेशिक शासनकाल और भूमंडलीकरण से पूर्व यानी आज़ादी से के पश्चात और 1990 तक के दौरान जो है हिंदी भाषा का जिस तरह से विकास हुआ है उस पर चर्चा की है। इस अवधि में भाषा व्यवहार के स्तर पर फारसी का जहां राज्याश्रय समाप्त हुआ था और ब्रिज भाषा व अवधि का स्थान खड़ी बोली हिंदी ने लेना शुरू कर दिया था। और हम ये भी देखते हैं कि साहित्यिक व्यवहार की भाषा जो है खड़ी बोली बन गई थी और हिंदी गद्य की तो आधारभूत भाषा बनी। इस काल को हम खड़ी बोली हिंदी के विकास का काल भी कह सकते हैं।
इस दौरान मुद्रण यंत्रों की स्थापना से खड़ी बोली और प्रेस का संबंध बना। वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज में इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया गया था और इसका विकास, शब्द को जो है विकसित करने का जो श्रेय जो है गिलक्राइस्ट को दिया जाता है। इस विकास में हमने ये भी देखा कि व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर और सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आंदोलनों के स्तर पर किस तरह का जो है भूमिका रही है। और हमने ये भी चर्चा की है कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदी राष्ट्रीय चेतना और आंदोलन की भाषा बनी और इस विकास में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं तथा हिंदीतर भाषियों ने विशेष जो भूमिका निभाई वो भी उल्लेखनीय है। वहीं स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान, सिनेमा, रेलवे, सेना और डाक व्यवस्था जैसा जो है प्रयास भी उल्लेखनीय है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण पूर्व जो है राजभाषा के रूप में भी हिंदी का विकास हुआ था और इस विकास से आगे चलकर प्रयोजनमूलक हिंदी जैसे पक्ष भी हमारे सामने उभर कर आए थे। अगले व्याख्यान में हम भूमंडलीकरण के पश्चात, यानी कि भूमंडलीकरण के दौर में और उसके पश्चात जो हिंदी का विकास हुआ है उस पर चर्चा